ला 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 ला। क्या बताएं, कितनी कोशिश कर ली पर बूझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या? क्या? ये जानने के लिए फ्लैशबैक फ्राइडे के इस एपिसोड में आइए सुनते हैं फ्रैंक आर स्टॉकटन की लिखी हुई द लेडी और द टाइगर। क्या मालूम कि आप ही मेरी मदद कर सके इस गुत्थे को सुलझाने में। तो आओ सुनो कहानी नरभक्षी। अच्छा, इस कहानी को सुनाने से पहले ये जरूरी है कि मैं आपको इसके पीछे की भी एक कहानी सुनाऊं। जब सन 1882 में यानी कि 1882 में फ्रैंक आर स्टॉकटन साहब ने कहानी लिखी तो कई अमेरिकी पत्रिकाओं और अखबारों में छापी गई। उन्हीं में से एक पत्रिका यानी कि मैगजीन थी सेंचुरी। जैसे जैसे अमेरिका में लोगों ने उस कहानी को पढ़ना शुरू करा, उनके अंदर एक अजीब से कौतूहल ने जन्म लिया। वो जानना चाहते थे कि स्टॉकटन साहब ने कहानी लिखी क्यों है और किस पर आधारित है। क्या ये सदियों से चलते चले आए स्त्री और पुरुष के बीच खींचातान और जद्दोजहद की कहानी है, या फिर मनोविज्ञान या ऐसे ही कोई साइकोलॉजी फिलोसफी वगैरह की कहानी है, या फिर किसी सरकार पर ली गई चुटकी या और किसी मुद्दे पर लिखी कहानी है। इस मंशा से लोगों ने हजारों की तादाद में पत्र लिखे, चिट्ठी लिखी फ्रैंक आर स्टॉकटन साहब को और कई प्रकाशन घरों को भी, यह सोचकर कि शायद पत्राचार हो पाए। मगर फ्रैंक आर स्टॉकटन साहब मजे हुए खिलाड़ी थे। अरे मजाल कि उन्होंने एक भी पत्र का जवाब दिया हो। लिहाजा यह हाल रहा कि लोग तो चिट्ठी भेजते चले गए और वहां से हाथ लगी केवल चुप्पी, और वो चुप्पी आज भी बरकरार है। सन 1902 में जब स्टॉकटन साहब का देहांत हो गया, उसके कई समय बाद भी यह गुत्थी सुलझ ना सकी। सुलझाई गई, पर वो मैं आपको बाद में बताती हूं कैसे। तो आज मैंने आपके लिए खास इसी कहानी को हिंदी में अनुवादित करा है। तो आओ सुनो कहानी नरभक्षी। किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत ही निष्ठुर, बेवकूफ, अकड़ू मगर अकलमंद था। सच बताऊं तो वो थोड़ा सा ही निष्ठुर और थोड़ा सा ही अकड़ू था। अकलमंद कुछ ज्यादा ही था। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो राजा जो था उसको बड़ा शौक था तरह तरह की दिक्कतें निजात करने में, और तरह तरह की दिक्कतें जब वो उनका आविष्कार कर लेता था तो फिर वो उसका समाधान ढूंढता था, उन मुश्किलों का समाधान ढूंढता था, हल ढूंढता था। अच्छा, उसको जिस तरह खुद ही मुश्किल ढूंढने का शौक था, उसको उसका निदान करने का यानी कि उसका समाधान करने का भी बड़ा शौक था। वो स्वयं से ही तर्क वितर्क कर उस गुत्थी को सुलझा लेता था। इस तरह राजा बड़ा खुश रहता था और उसकी प्रजा भी उससे खुश रहती थी। अब जो राजा था उसकी जिंदगी बड़ी अच्छे से गुजर रही थी। कभी कभी एक आधा बार कोई बड़ी सी दिक्कत उसके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती। राजा उस समय खासी प्रसन्न होता, इसलिए क्योंकि उसको स्वयं से तर्क वितर्क करने का एक अवसर मिल जाता। अब जो राजा था उसकी अजीब से जो हाव भाव थे और जो सोचने का तरीका था, उसके चलते उसका जो सबसे बड़ा जो उसकी कृति थी, सबसे बड़ी, वो थी उसका न्याय का अखाड़ा। और उसका न्याय का अखाड़ा जो है ये कोई मामूली अखाड़ा नहीं था जहां पे एक बड़ा सा गोल आता है, चारों तरफ लोग बैठे हैं और जय जयकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और बीच में दो इंसान या दो जानवर या फिर एक इंसान और जानवर लड़ रहे हो। मगर उसका जो अखाड़ा था न्याय का, वो इसलिए बहुचर्चित था, वो इसलिए सब जगह उसकी बवाई चल रही थी क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से न्याय का प्रतीक था। और उस अखाड़े में जब न्याय होता था तो स्वयं इत्तेफाक और खुद ब खुद जो है किस्मत, जो कि न्याय के दो पहलू होते हैं, महत्वपूर्ण पहलू, प्रत्यक्ष हो जाते थे सबके सामने, और सब कहते थे वाह 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 वाह। अच्छा, मतलब यह नहीं था कि सच में क्या हुआ, कि न्याय हुआ कि नहीं हुआ। मकसद इससे था कि भाई न्याय के जो दो पहलू हैं, इत्तेफाक और किस्मत, जो वो तय करेंगे वही न्याय है। यानी कि ये नहीं पता किसी को कि क्या होने वाला है, ये भी नहीं पता किसी को कि क्या होगा और अंत में क्या होगा, मगर बस सब आंख बंद करके मान लेंगे
कि जो न्याय हुआ वही न्याय है, क्योंकि इत्तेफाक और किस्मत ने जो दिया वही फल है। अब जो उस राजा का किस्मत का अखाड़ा था वो कुछ इस प्रकार दिखता था। एक बड़ा सा गोल रहा था, उसके चारों तरफ लोगों के बैठने का इंतजाम, और ठीक एक कोने में राजा ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ करता था। जहां राजा ऊंची कुर्सी पर बैठता था उसके ठीक नीचे एक बड़ा सा तहखाना था। तहखाने का दरवाजा खुलता था, बड़ा लोहे का दरवाजा खुलता था सीधे एक अहाते पर, और वो जो दरवाजा था वो ठीक राजा की कुर्सी के नीचे था। जैसे ही लोहे का दरवाजा खुलता था और मुलजिम यानी कि अभियुक्त बाहर मैदान में कदम रखता था, वो सीधा मैदान के बीचों बीच जाकर राजा को देख सलाम या नमस्ते करता था। और चारों तरफ जो लोग बैठे होते थे वो चुपचाप बैठकर नजारा देखते रहते थे, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जो मुलजिम है या अभियुक्त है उसको होता था मुड़ना और जाना पड़ता था ठीक दूसरी तरफ, राजा की नाक की सीट के सामने दो बड़े लोहे के दरवाजों की तरफ। उसमें से एक दरवाजे के पीछे हो सकता था एक नरभक्षी, एक शेर, और दूसरे दरवाजे के पीछे हो सकती थी एक स्त्री, जिससे कि उस आदमी को जबरन शादी करनी थी। अब ना तो वो आदमी जो कि मुलजिम था, अभियुक्त था, ना तो स्वयं राजा ये जानता था कि किस दरवाजे के पीछे कौन है। जो भी निकले वो मुलजिम और अभियुक्त की किस्मत। वहां मौजूद लोग वो भी नहीं जानते थे कि अगले ही पल क्या होने वाला है। वो खुशी में चिल्लाएंगे, ताली बजाएंगे कि इंसान की जान बच गई और उसकी शादी होने वाली है, या फिर वो शोक में, गम में दुखी हो जाए, मतलब बिल्कुल रोने लगेंगे और पांव घसीट घसीट दुखी हो आंसू बहा बहा लौटेंगे घर को, ये देख कि किस बेरहमी से एक नरभक्षी ने एक आदमी को खा दिया, मार दिया। मगर उनको एक बात पता थी कि जो सत्य है और जो न्याय है आज वही होगा, क्योंकि उस अभियुक्त यानी कि मुलजिम की किस्मत ही ये तय करेगी और इत्तेफाक ही ये तय करेगा कि उसको किस प्रकार का न्याय मिले। अब राजा की एक बेटी थी, वो भी राजा की तरह गुस्सैल, अड़ियल, थोड़ी सी कठोर और होशियार थी। अब जो राजकुमारी थी उसको प्रेम हो गया राजा की सेवा में नियुक्त एक मंत्री से। मंत्री बड़ा रौबीला, अच्छे घर परिवार का था, और वो भी राजकुमारी से उतना ही प्रेम करता था जितना कि राजकुमारी उस मंत्री से प्रेम करती थी। मगर जैसे ही राजा के कानों में खबर पहुंची उसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, वो तमतमा गया गुस्से से, और उसने आदेश जारी कर दिया कि फौरन मंत्री को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। उसने बहुत सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, मगर क्योंकि वो स्वयं से ही तर्क वितर्क करता था, इसलिए ना तो उसने अपनी बेटी से बातचीत करी और ना ही अपने बाकी मंत्रियों से संतरियों से। नतीजा ये निकला कि राजा ने अगले ही दिन घोषणा करवाई कि ठीक एक हफ्ते बाद इस मंत्री को न्याय के कटघरे में यानी कि न्याय के अखाड़े में उतारा जाए। वही हुआ। ठीक एक हफ्ते बाद यह तय किया गया कि जो राजकुमारी का प्रेमी है उसको न्याय के अखाड़े के बीचों बीच उतारा जाएगा। अब ये जो खबर थी वो सुनकर राजकुमारी बड़ी दुखी हुई। वो इसलिए दुखी हुई क्योंकि उसको मालूम था कि अब या तो ये खा लिया जाएगा नरभक्षी के द्वारा, और या तो फिर पता नहीं किसके साथ इसकी शादी हो जाएगी। उसको दुख था कि दोनों ही तो सूरतों में उसका भला नहीं होने वाला है। उसने कई रातें गुजार दी बिना सोए, रोते रोते। उसने कई जत्न भी किए, बड़ी कोशिशें करी उसने ये पता लगाने की कि दरअसल किस दरवाजे के पीछे क्या होने वाला है। उसको कभी गुस्सा आता और कभी दुख के कारण वो रोते रहती रात भर। एक दिन राजकुमारी को याद आया कि शायद उसने कुछ देखा था जो उसको गवारा नहीं था। ये उसको उस रात याद आया जिस रात राजकुमारी को कई पैसे देकर ये किसी से उगलवाने में वो सफल हो गई थी कि किस दरवाजे के पीछे नरभक्षी होगा और किस दरवाजे के पीछे एक स्त्री। राजकुमारी ये भी जानती थी कि उस दरवाजे के पीछे जो स्त्री खड़ी होने वाली थी वो कौन स्त्री थी। जैसा कि उसे शक था वो वही थी जिसको कि राजकुमारी ने चुपचुपाते में देखा था उस मंत्री को बात करते हुए उसके साथ। उसको लगा था कि वो स्त्री कई बार अक्सर उस मंत्री को देखा करती थी छुप छुप कर, और एक आध बार तो राजकुमारी ने मंत्री को भी यानी कि अपनी प्रेमी को भी उसकी तरफ देखते हुए देखा था, पकड़ लिया था।
अब ये मैं नहीं जानती कि ये सच था या राजकुमारी के दिमाग का कोई वहम, मगर राजकुमारी को वो बात याद थी। उसके बाद कुछ और रातें राजकुमारी ने रो रो कर और सोच सोच कर गुजारी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राजकुमारी के प्रेमी को न्याय के अखाड़े में उतारा जाना था। सुबह हुई और कई नगाड़े बजे। हजारों की तादाद में लोग वो देखने आए, अखाड़े में बैठने आए, अखाड़ों के चारों ओर। एक बिगुल बजा और उसके ठीक बाद राजा और राजकुमारी आकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। एक और बिगुल और नगाड़े के साथ खुला नीचे का दरवाजा, जो ठीक राजा की कुर्सी के नीचे था, और उस लोहे का दरवाजे को खुलते ही राजकुमारी के प्रेमी ने पहला कदम रखा न्याय के उस अखाड़े में। उस अहाते उस अखाड़े के बीचों बीच जाकर वो ठीक सामने खड़ा हो गया और राजा की ओर देखकर उसने सर झुकाया। वो देख तो राजा की तरफ रहा था, मगर उसकी नजरें टिके हुई थी सीधी राजकुमारी पर, जो कि राजा की दाएं ओर बैठी हुई थी। राजकुमारी ने भी अपने प्रेमी को देख लिया था। उसको देखते ही वो मंत्री जो था, वो जो प्रेमी था, वो समझ गया कि हो ना हो राजकुमारी को यह पता चल चुका है कि किस दरवाजे के पीछे नरभक्षी है, यानी कि राजकुमारी उसकी जान बचा सकती है। उन दोनों की नजरें मिली। सब तो सोच रहे थे, चारों ओर जो बैठे हुए थे सुईपटक सन्नाटे में, कि मंत्री अभी सर झुकाकर राजा को सलाम कर रहा है और उसकी ओर देख रहा है, मगर किसी ने यह नहीं समझा कि दरअसल वो राजकुमारी को देख रहा था। राजकुमारी और उस मंत्री आने के उसकी प्रेमी की नजरें मिली, जैसे कि मानो बिना शब्दों के ही उस मंत्री ने, उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पूछा हो कि बताओ कौन सा दरवाजा है। और ठीक अगले ही पल राजकुमारी ने फटाक से अपना दायां हाथ उठाया और इशारा करके एक बार फिर नीचे रख लिया। उसके बाद दोनों ही मुस्कुरा दिए। बिना कुछ सोचे वो जो मंत्री था, जो राजकुमारी का प्रेमी था, वो पीछे मुड़ा और उन दोनों लोगों के दरवाजे के पीछे के पास धीरे 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 जाने लगा। धीरे धीरे कर वो मंत्री, वो जो राजकुमारी का प्रेमी था, उन दोनों दरवाजों के जाकर सामने खड़ा हो गया। चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा। याद रखिए, ये कोई नहीं जानता कि किस दरवाजे के पीछे कौन है या क्या है। याद रखिए कि यह भी कोई नहीं जानता कि उस दिन इत्तेफाक और किस्मत किसका साथ देने वाले हैं। और फिर बिना कुछ सोचे यकायक, क्योंकि उस मंत्री को, राजकुमारी के प्रेमी को यकीन था उस पर, वो आगे बढ़ता है और दाएं दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाकर उसको खोल देता है। उसके बाद क्या हुआ, ये फ्रैंक आर स्टॉक्सन साहब ने लिखा ही नहीं, तो ये मुझे भी नहीं पता। वहां बैठे लोग खुश हुए कि वो दुखी हुए, कि वो रोए धोए, कि वो ये खुश हुए कि इंसान की जान बच गई और एक अच्छी सुंदरी से उसकी शादी हो गई, ये मैं नहीं जानती। उस दिन अखाड़े के बीचों बीच खड़े हो जब ये निर्णय लिया गया, तो उस निर्णय और न्याय में पूरा हाथ केवल दो लोगों का था। न्याय का जो कारक थे वो थे इत्तेफाक और दूसरी किस्मत। अब आप सोचेंगे कि मैंने कहानी को ऐसे मोड़ पर लाकर रोक दिया। दरअसल मैंने नहीं, फ्रैंक आर स्टॉक्टन साहब ने। आप सोच के देखिए कि उस आदमी ने जो दरवाजा खोला दाएं ओर वाला, उसमें क्या निकला, नरभक्षी या वो स्त्री। मगर याद रखिएगा, आप होकर मत सोचिएगा, आप राजकुमारी होकर सोचिएगा, तो ही पता लगा पाएंगे। अच्छा, अब सुनिए कहानी के बाद की कहानी। अब जब कई लोगों ने पत्राचार करा, उनके साथ पत्र लिखे बल्कि फ्रैंक आर स्टॉक्टन साहब को, और ऐसे मुकाम पर लाकर उन्होंने कहानी छोड़ दी, खत्म कर दी, तो सबने पूछा कि भाई कुछ तो बताइए। तो उन्होंने एक और कहानी लिखी। कहानी का जो संक्षिप्त रूप है वो ये है कि भाई उसके ठीक एक साल बाद जब ये वाकया घटित हुआ उस राज्य में, उस राजा के, तो किसी और राज्य का एक मंत्री आया और उसने बोला कि ऐसा है कि ठीक एक साल पहले जब आपके यहाँ वो न्याय हो रहा था, आपके बहुचर्चित न्याय के अखाड़े में, तो हमारे राज्य के सज्जन थे, वो आपके अखाड़े में आकर बैठे हुए थे दर्शक के रूप में।
मगर वो थोड़ा कमजोर दिल के थे, तो जैसे ही उस मंत्री ने दाएं दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था और उसको खोल ही रहा था, वो बेचारे जो कमजोर दिल वाले हमारे जो सज्जन थे वो तुरंत वहां से उठकर बाहर भाग आए और वापस हमारे देश लौट आए। उसके बाद जब उन्होंने हमें वाक्य बताया, हम लोग को बड़ा कौतूहल है कि भाई आखिर मंत्री ने चुना जो दरवाजा था, दायां दरवाजा, उसके दरवाजे के पीछे से क्या निकला, नरभक्षी या फिर स्त्री? तो राजा का जो मंत्री था वो मुस्कुराया, उसने बोला, जो दूसरा मंत्री था जिसके पास वो अन्य मंत्री आया था दूसरे शहर से, वो मुस्कुराया, उसने बोला, देखिए ऐसा है कि आपका सवाल वाजिब है, मगर इस पहेली का को हल करने के लिए मैं आपके सामने एक और पहेली रखता हूं। अगर आपने ये पहेली सुलझा दी तो समझ जाइएगा कि आप पहली पहेली भी खुद ब खुद सुलझा देंगे। वो पहेली ये थी कि एक दिन आया एक और राजकुमार, उसने सीधे आके राजा के सामने घोषणा कर दी भरे दरबार में कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब जब उसने भरे दरबार में घोषणा कर दी तो पहले तो राजा को आया क्रोध। राजा को लगा कि कैसे कोई आकर ऐसे बददिमाग इंसान, भले वो कहीं का राजकुमार हो, मेरी बेटी का हाथ मेरे सामने ऐसे भरे दरबार में मान सकता है। उसके बाद राजा ने थोड़ा सोचा, तर्क वितर्क किया स्वयं से ही, और फिर राजा ने घोषणा कर दी कि ठीक है, अगले ही दिन ठीक इस पहर में उस राजकुमार की शादी उसकी बेटी यानी कि राजकुमारी से कर दी जाएगी। राजकुमार तो खुश, मगर राजा आप जानते हैं कैसा फितूरी था। तो राजा ने तमाम तैयारियां करी कि जो राजकुमार आया था वो उसके लिए सारी तैयारियां कर दी कि वो शादी की तैयारी, अपनी शादी के लिए तैयार हो जाए अगले दिन जो होने वाली थी उसकी। और थोड़ी ही देर में जब वो राजकुमार शादी की तैयारी में व्यस्त था तो उसके सामने एक बड़ा सा लंबा चौड़ा चौकीदार जैसा एक इंसान आकर खड़ा हो गया भाला टेक कर। राजकुमार ने उससे पूछा, भैया तुम कौन? उसने बोला, मैं जो हूं राजा की विशेष असमंजस घातक टुकड़ी का सैनिक हूं, यानी कि मैं आपका असमंजस घाती हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, करूं कि ना करूं, तो आप राजा का आदेश का पालन नहीं करेंगे, इसीलिए आपको सजा हो सकती है और आप भी न्याय का जो अखाड़ा है उसमें उतारे जा सकते हैं। तो न्याय के अखाड़े में आपको उतारने से बचने के लिए मैं यहां पर आपका असमंजस को घात करने यानी कि आपके शक को मिटाने के लिए नियुक्त किया गया हूं। अब अगला दिन आया, शादी का समय आया, तो अचानक राजकुमार की आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी शादी कर दी गई। उसने देखा ही नहीं कि राजकुमारी और उसकी दुल्हन कैसे दिखती है, उसको बस ये याद है कि उसने उसका हाथ एक बार बीच में थामा था। अब जब शादी हो गई तो राजकुमार के आंखों में जो पट्टी बंधी हुई थी उसको राजा ने खोलने का आदेश दिया और उसके बाद उसको बोला, अब तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया है, यदि तुम अपनी राजकुमारी को, अपनी दुल्हन को तुम सही से पहचान लोगे तो मैं उसको तुम्हारे साथ खुशी खुशी विदा कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें भी न्याय के अखाड़े में उतारा जाएगा। अब राजकुमार डर गया। उसने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई, जब उसकी पट्टी खोली गई आंखों से, तो क्या देखता है कि एक नहीं 40 स्त्रियां खड़ी हुई हैं, हूबहू वही कद काठ और हूबहू वही कपड़े गहने वस्त्र पहन के। यही कोई 4-5 मिनट तो वो सख्ते में आ गया, खड़ा रहा जैसे मान लो जम सा गया हो सोच विचार में। राजा ने बोला, तुम देर क्यों लगा रहे हो? तुम देर लगा रहे हो इसका मतलब मैं गलत समझूंगा और तुम्हें फौरन बिना कुछ सोचे न्याय के अखाड़े में उतार दूंगा। राजकुमार थोड़ा ठिठका, उसने दूर देखा तो 40 में से बाकी तो सब हटा दी उसने, मगर 2 रुक गया, 2 पर आकर टिक गया। वो घूंघट के नीचे वो देख रहा था कि एक मुस्कुरा रही थी और एक की भ्रिकुटी तनी हुई थी। राजकुमार ने आखिरकार चयन कर लिया और सही चयन किया। तो जो मंत्री था, जो कहानी सुना रहा था, बाहर देश से आए हुए मंत्री को वो पूछता है, अब आप ये बताइए कि राजकुमार ने किसका चयन किया, उस स्त्री का जो मुस्कुरा रही थी या फिर उस स्त्री का जो कि भ्रिकुटी ताने हुए थी? क्योंकि अगर आप इस चीज का चयन कर लेंगे, सही चयन कर लेंगे, तो फिर आप इस गुत्थी को भी सुलझा लेंगे कि उस दिन न्याय के अखाड़े में जो मंत्री उतरा था उसने जब दाएं दरवाजे का चयन किया तो दरवाजे के पीछे से क्या निकला, नरभक्षी या फिर वो स्त्री? अब ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि पहली पहेली का जवाब दूसरी पहेली है। अब ये आप पर है कि आप कौन सी पहेली पहले बुझाएं जो भी। बस ये याद रखिएगा कि अगर आप सोचेंगे कि उस दिन अखाड़े के बीचों बीच क्या हुआ, दाएं दरवाजे के पीछे से नरभक्षी निकला या फिर स्त्री, तो फिर जवाब आप तभी जान पाएंगे, उस तक तभी पहुंच पाएंगे
जब आप खुद की तरह नहीं बल्कि उस राजकुमारी की तरह सोचेंगे